इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए सब कुछ आपको पता थे। जीटीओ ने आपसे क्या क्या करवाया, आप क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए ये भी आपको पता था। एक चीज जो बंदे को, कैंडिडेट को कभी पता नहीं चलती है वो ये कि वो साइकोलॉजी में क्या करके आया था और उसके साइकोलॉजिस्ट को क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, ये एक कैंडिडेट को कभी पता नहीं चलता है। और वो खूब बाहर आकर के ये जरूर सोच सकता है कि मेरा साइकोलॉजी बड़ा अच्छा गया था, पर एंड ऑफ द डे जब साइकोलॉजी में कुछ गड़बड़ करके आते हैं तो वहां फेल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारे साथ में हैं कर्नल मनोज बर्मन साहब, जो कि भोपाल और इलाहाबाद एसएसबी के सीनियर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। लगभग 8000 से ज़्यादा डोजियर्स चेक करने का सर को एक्सपीरियंस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साइकोलॉजी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर्नल सर के मार्गदर्शन में अपनी साइकोलॉजी चेक करा सकते हैं, अपने साइकोलॉजी टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज आपकी ओर से साइकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सर से पूछ रहा हूँ और निश्चित तौर पर आपके कई सारे क्वेरीज का आंसर आपको मिलेगा। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी टेस्ट में सर जैसा टीएटी डब्ल्यूएटी दोनों पर बड़ा जोर दिया जाता है, कई मैंने पढ़ा ऐसा कि डब्ल्यूएटी में बच्चे बहुत सारे इडियम्स फ्रेजेस लिख करके आ जाते हैं, तो क्या आपका क्या मत है डब्ल्यूएटी को लेकर के? मैं शुरू करूंगा टीएटी से। ऐसा है कि जो मिथ है, जो बच्चे विशेषकर नॉट रिकमेंडेड बच्चे आकर जो कहानियाँ बतलाते हैं, उनको ये लगता है चूँकि साइकोलॉजिस्ट से वो कभी नहीं मिलते हैं, जीटीओ और इंटरव्यूअर से तो उनका प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, तो जब भी वो नॉट रिकमेंडेड होता उसको लगता है कि हमने साइकोलॉजी में कुछ गलत कर दिया होगा। तो पहली चीज़, और कई बार ये भी होता है कि उनको लगता है कि साइकोलॉजी शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीटीओ 2 दिन तक होता है तो शायद वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ मैं आपको बतला दूँ, आपका जो 4 दिन का टेस्ट स्क्रीनिंग होने के बाद कॉन्फ्रेंस लीडिंग टू कॉन्फ्रेंस, जो 3 असेसर आपको साइकोलॉजी जीटीओ इंटरव्यू करते हैं, वो 900 नंबर का टेस्ट होता है। वैसे तो वो 900 नंबर का टेस्ट है, लेकिन वो आपके लिए 675 नंबर का है, क्योंकि तीनों असेसर को इनिशियली 225 नंबर दिए जाते हैं। क्योंकि आर्म फोर्सेज में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत है। तो 225 में से अगर आपने 90 नंबर आपको असेसर ने दे दिया, कोई भी असेसर, चाहे वो साइकोलॉजी जीटीओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर दे दिया, इसका मतलब वो आपको रिकमेंडेड के लेवल पे ले गया। हर एक का अपना अपना तरीका है आपको जांचने का, लेकिन उन टेस्ट में से कुछ टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको हम प्राइमरी डेटा जहाँ से कलेक्शन होता कहते हैं, और बाकी कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जो प्राइमरीली आपको उन्होंने पाया, तो उसमें एकदम बारीकी से देखने के लिए कि उतना है। अगर आपको उन्होंने 60 नंबर दिया कि आप 60 के लायक हो, कि 65-70 के लायक हो, कि 60 भी ज़्यादा है, आपको 58-55 देने चाहिए, इस तरह से बारीक के लिए। तो ये तीनों खासकर साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ के पास जो टेस्ट है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट के लिए टीएटी और डब्ल्यूएटी, और जीटीओ के लिए ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, पीजीटी, एजीटी, ये वो टेस्ट है जिसमें से वो प्राइमरी डेटा लेता है। बाकी जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अब कहने को वो कैंडिडेट्स को हमने हमेशा ही सुना, किताबों में भी जो लिखा हुआ, जो एसएसबी गाइड है उसमें भी देखा, लड़के कैंडिडेट्स जो हैं वो इसको स्टोरी राइटिंग टेस्ट कहते हैं। ये पहली चीज़ स्टोरी राइटिंग नहीं है, इट्स नॉट ए लिटरेरी टेस्ट इन द सेंस दैट वी अंडरस्टैंड। तो ये लिटरेरी टेस्ट नहीं है। आप में इसलिए लिटरेरी टेस्ट नहीं है कि ये आपके भाषा ज्ञान का या कहानी लिखने की क्षमता का आकलन नहीं है। इसके माध्यम से साइकोलॉजिस्ट के पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है, कोई थर्मामीटर बैरोमीटर नहीं है जिससे वो आपके पर्सनालिटी की चेकिंग करेगा, जिन गुणों को वो देखना चाहता है किस मात्रा में आपके अंदर मौजूद है, और उस मात्रा, जितनी मात्रा में मौजूद है, इज़ दैट इनफ टू मेक यू फिट फॉर ए कैरियर इन आर्म फोर्सेज एज एन ऑफिसर। बस इतना टेस्ट है। उसमें आपकी अंग्रेजी कैसी है, हिंदी कैसी है, फ्रेजेज कैसे है, इन सब का कोई टेस्ट नहीं है। इनके माध्यम से वो आपके अंदर उन्हीं 15 गुणों का टेस्ट कि कितनी मात्रा में मौजूद है, और वो जितनी मात्रा में मौजूद है, आर दे इनफ टू मेक यू क्वालिफाई एज एन लीडर ऑफ मेन, ये टेस्ट है।
तो TAT WAT साइकोलॉजिस्ट के लिए वो 2 टेस्ट है जो जिससे वो प्राइमरी डेटा लेता है, क्योंकि ये दोनों अनकॉन्शियस में। आप जब कहानी लिखते हो तब आपको नहीं पता कि आप जो लिख रहे हो उससे साइकोलॉजिस्ट क्या निकलेगा। आप अपने हिसाब से कहानी, चूँकि उसको हम कहते ही कहानी है, इसलिए आप अच्छी कहानी लिखने का प्रयास करते हो। जबकि मैं हमेशा जिनको भी मार्गदर्शन देता हूँ उनको यही कहता हूँ, वहाँ पर ऑफिशियल जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो ये मिलता है, जेंटलमैन या लेडीज डिपेंडिंग ऑन लड़कों का बैच है कि लड़कियों का बैच है, नेक्स्ट 50-55 मिनट्स you would be shown a series of pictures, one after another, 12 to be precise. Each photograph will be shown to you for a duration of 30 seconds. And having seen the picture, whatever idea comes to your mind, you should write in the form of a story. Because that is how the human beings express themselves, so that it becomes meaningful. लेकिन उसका हम मतलब निकालते हैं स्टोरी राइटिंग। उसका मतलब स्टोरी राइटिंग नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, और उसको लिखने का तरीका भी बतला देते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब इस वक्त क्या हो रहा है। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसका कारण है कहीं ना कहीं आपने के मन में पास्ट में ये बात आई होगी कि हमें NDA CDS या किसी भी FCAT किसी भी माध्यम से आर्म फोर्सेज में अधिकारी बनना है, ये पास्ट है, और उसके लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी का ये हिस्सा है प्रेजेंट में कि आप व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, क्या हुआ था पहले जिसके कारण आज ये हो रहा है। तो क्या हुआ था पास्ट में कि आपने सोचा कि हमें NDA के थ्रू आर्म फोर्सेज में करियर बनाना है, CDS के थ्रू बनाना है, FCAT के थ्रू बनाना है, टेक्निकल ग्रेजुएट बनना है, जो भी वट एवर। तो एवरीथिंग हैज ए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यही वहाँ इंस्ट्रक्शन में कहा जाता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाट वुड बी द आउटकम। हम व्हाट इज गोइंग ऑन पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि जनरली मेरा जो अनुभव है कि एक कैंडिडेट जो है 8 से 10 लाइन उस दिए हुए समय पे और दिए हुए स्थान जो जगह है डोजियर में, उसमें 8 से 10 लाइन लिखता है अधिकतर बच्चे। उस 8 लाइन में वो 6 लाइन 7 लाइन तक यही लिखता है कि वो जिसको भी उसने हीरो बनाया या हीरोइन बनाया वो गरीब है, बहुत मेधावी है, बहुत मतलब, जबकि मैं अपने और इसमें उसको कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। मैं हमेशा उसके साथ जोड़ता हूँ अपने इंस्ट्रक्शन, जो आप भी सुन लें, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, दोहराऊँगा, सो दैट यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि उससे कराना क्या है। जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो गया, you will be shown a picture for 30 minutes. Having seen the picture, whatever idea comes to your mind, you should write in the form of a story. In writing, you should follow this sequence: what is going on, what led to this situation, what will be the outcome. मैं उसमें क्या जोड़ रहा हूँ कि क्रिएट ए कैरेक्टर। शुरू जब आप करते हैं, क्रिएट ए कैरेक्टर लाइक यू। फोटो को देखकर जो भी घटना आपको लिखना है, जो भी कहानी लिखना है, उस कहानी का एक हीरो बनाएंगे। क्रिएट ए कैरेक्टर लाइक यू। मैं जोर दे रहा हूँ YOU पर जोर दे रहा हूँ, वो आप जैसा होना चाहिए। आप कहानी शुरू करते हो एक डॉक्टर का, इंजीनियर का, IAS ऑफिसर का, आप आर्मी ऑफिसर का। अगर आप खुद सोचें, आपका अंदर का जो आग जल रहा है, जो जद्दोजहद है, ये तभी तक है जब तक आपको पद नहीं मिले। अगर ऑलरेडी आपका हीरो आर्मी ऑफिसर बन गया है, किसी पद में है, तो वो जो कुछ भी कर रहा है इट्स पार्ट ऑफ द ड्यूटी। तो आपका सोच जो है शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू एज ए स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, और व्हाट एवर यू आर डूइंग लाइक यू। इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्रिएट ए कैरेक्टर लाइक यू, गिव हिम और हर ए नेम, गिव हिम और हर ए प्रॉब्लम। और ये सब करने में 2.5 से 3 लाइन अधिकतम। अब बाकी 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन जितना भी आप लिखते हैं, जो प्रॉब्लम दिया है हीरो या हीरोइन को, उसको कैसे उसने हल किया, सॉल्यूशन। आप 5-6 लाइन तक अगर प्रॉब्लम ही बतलाते रहे हो, हीरो कितना अच्छा है, या तो आपकी बात मान लें। एसेसर कुछ करने के लिए आप कह रहे हो ही इज गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये सब आप कह रहे हो, कर कुछ नहीं रहा। आपको करने का नंबर मिलेगा, नॉट ओनली इन साइकोलॉजी, GTO, इंटरव्यू, जहाँ पर भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, हाउ यू हैंडल दैट प्रॉब्लम, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एम्बार्क अपॉन ए कैरियर where you would be called upon to solve the problems
problems which are very typical, which are no, you are not familiar with those because you never know what things will come up. वो एबिलिटी का टेस्ट हो रहा है, क्या ये अनजान अनचार्टर्ड पाथ में चल सकता है, क्योंकि शत्रु मैदान में आपका क्या चैलेंज देगा ये नहीं पता, वो क्षमता है कि नहीं। आप अगर उसको सब गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड कहोगे खुद ही और कर कुछ नहीं रहा, तो आपका असेसमेंट के लिए आपकी कहानी का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, मैं अभी TAT की बात कर रहा हूँ, WAT की इसके बाद बात करूँगा। आपकी कहानी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि जो प्रॉब्लम आपने दिया उसका सलूशन करने में वो कितना सक्षम है। सो फोकस शुड बी ऑन द सलूशन एंड योर एक्शन, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वो हवा में उड़ने वाला जो सिनेमा जैसी टीवी जैसी कहानी नहीं होना चाहिए। समथिंग दैट यू कैन हैंडल, समथिंग दैट यू कैन डू, समथिंग ए पर्सन लाइक यू कैन रियली परफॉर्म। उसमें भी कोई सुपर ह्यूमन बातें ना होना चाहिए, जो एक आम दो हाथ पाँव का आम इंसान जो कर सकता है वैसे ही कीजिए। फोकस शुड बी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉट लैंग्वेज, बहुत कठिन कठिन शब्द डालना वगैरह नहीं। ये थी TAT की बात, आप थीमेटिक अपर्सन टेस्ट में कितना अच्छा कर सकते हैं और कैसे करेंगे। कर्नल सर की गाइडलाइन को अगर आपने फॉलो किया है तो आप निश्चित तौर पर आज ही अपना कागज़ पेन उठाइए और कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आइडियाज़ आपके दिमाग में आने लगेंगे आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे और वो बहुत अच्छी स्टोरी साबित होगी। सर, TAT के बाद बात आती है WAT की, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। बच्चे कहते हैं कि वर्ड देखने के बाद सिर्फ वही चीज़ें दिमाग में आती है जो पहले से सुन रखी है, तो बच्चा इसके लिए क्या करे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करे और क्या प्रैक्टिस करना उचित भी होगा या नहीं होगा? प्रैक्टिस करना निश्चय ही बहुत उचित होगा। TAT में एक बात मेरी छूट गई, उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ूंगा। जैसा कि आपने कहा, TAT का फुल फॉर्म है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको साइकोलॉजी में कहा जाता है, जो एक्सप्लेनेशन है, वी डू नॉट परसीव द थिंग्स एज दे आर बट एज वी थिंक दे शुड बी। हम चीज़ों को ऐसा नहीं देखते हैं जैसे वो होती है, बल्कि हम ऐसा देखते हैं जैसा हमको लगता है उसको होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक महिला, चूँकि मैं जब क्लास लेता हूँ हमेशा बतलाता हूँ, ये 3-4 दिन का जो टेस्ट है साइकोलॉजी, GTO, इंटरव्यू, इनका आधार जो है आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी है। आप किस तरह से अपने कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिस्ट को लिख कर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोलकर और GTO को बोलकर कर और लिख कर आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने मन के भाव को। थीमेटिक परसेप्शन भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि जो हमने छोटे क्लास में पढ़ा, लिविंग्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई, दे ग्रो एंड दे प्रोड्यूस, तो ये सारा टेस्ट जो है पूरे 5 दिन जिस आधार उसका है लिविंग्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई। उस फोटो के देखकर हजारों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने उन फोटो को देखा है। जब हम गए थे आज से 50-55 साल पहले, तब सिर्फ 3 सेट होते थे, रोलर बोर्ड के होते थे, एक में 11, एक में 10 और एक में 12, और आखिरी तब भी ब्लैंक ही होता था। और उसी में सब लोगों को पता था क्या फोटो है और क्या कहानी है, लेकिन सब लोग अगले कहानी। क्यों? आवर रिएक्शन इज बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी थिंक दे शुड बी। तो वो फोकस वहाँ पर है, हम जो बतला रहे हैं वो सही है गलत है नहीं, वो है ऐसा है, और उसी के ऊपर आपका आकलन होगा। नाउ कमिंग टू WAT, अगर जरूरी है ले WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एज द नॉन सजेस्ट, it is association. 80% of the human learning is through association. बचपन से हम बहुत चीज़ों को देखते हैं और उसको उसी तरह से सीख लेते हैं। इसका सबसे आसान सा उदाहरण दूंगा। हिंदुस्तान में जॉइंट फैमिली में अक्सर बच्चे अपनी माँ को भाभी बोलते हैं, चाची बोलते हैं, दादी को माँ बोलते हैं, क्योंकि परिवार के दूसरे लोग दादी को, उनके बच्चे जो है उनको माँ कह रहे हैं, तो ये छोटा बच्चा भी बड़ा होकर उसको जब बोलना सीखता है उसको माँ बोलने लगता है। उसकी माँ को दूसरे लोग भाभी बोल रहे हैं या चाची बोल रहे हैं, तो वो अपनी माँ को भाभी बोलने लगता है। सो इट इज एसोसिएशन। उस चीज़ से क्या एसोसिएशन हुआ, और हमारा जो एसोसिएशन होता है वो हमारे पर्सनालिटी के ट्रेट्स का आधार पर होता है। इसलिए जब आप, अगेन दिस इज नॉट ए लिटरेरी टेस्ट,
दिस इज द नॉट टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज एंड एक्सेलेंस इन लैंग्वेज। अब इसमें हम गलतियां क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें अच्छी, खासकर जिनकी अंग्रेजी अच्छी होती है, उनको लगता है यही मौका है हम अपना अंग्रेजी की बाजी इसमें ठोक दें, और वो बहुत सारे कोटेशन लिखते हैं। जबकि मैं बतलाता हूँ कोटेशन, उसके लिए भी उदाहरण दे रहा हूँ। ऑनेस्टी एक वर्ड है, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। अगर आप जिस सेट का W8 में बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे सेट हैं, उसमें अगर वर्ड ऑनेस्टी आया, अब वो वर्ड आया क्यों रखा गया है, आपके अंदर ऑनेस्टी के लिए क्या भाव है ये देखने के लिए ये वर्ड डाला गया है। आप लिख रहे हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दुनिया के हर एक स्कूल में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पढ़ाया जाता है। तो ये जो बेईमानी करते हैं, जो चोरी करते पकड़े जाते हैं, बेईमानी करने के पढ़ते पकड़े जाते हैं, किस स्कूल में पढ़ के आते हैं? कहने का अर्थ ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या कोई भी कोटेशन आपके व्यक्तित्व के बिंदुओं को रेखांकित नहीं करते हैं। अगर ऑनेस्टी के बारे में आपके विचार कुछ है, आपको लगता है ऑनेस्टी बहुत जरूर, जैसे अन्ना हजारे ऑनेस्टी को जो समझते हैं वो आपका भाव है, तो आप अगर ये लिखें आई शुड रादर डाई देन बी डिसऑनेस्ट, ये चलेगा, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन में यही देते हैं, यू आर फ्री टू नॉट टू यूज द वर्ड इन द बॉडी ऑफ द sentence that you are making. If you are using it, you can change its form, change its tense, सब छूट है। तो quotation, universal truth, sun rises in the east, और statement of fact, I have two brothers, इन सब से आपके बारे में कुछ नहीं पता लगता है। जो भी टेस्ट हो रहे हैं आपके, वो आपके व्यक्तित्व के 15 गुणों को जांचने के लिए होता है। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी टेस्ट होते हैं, हम सब ने कुछ ना कुछ 10वीं तक साइंस पढ़ा है, उसके लिए कोई ना कोई हमारे पास मेजरमेंट के लिए टूल्स हैं। आपकी हाइट नापने के लिए कुछ है, वजन नापने के लिए मशीन है, अगर बिजली आपके बॉडी का टेम्परेचर नापना है उसके लिए थर्मामीटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है उसके लिए बैरोमीटर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक असेसर अपने सिखाए हुए तरीके से आपके कम्युनिकेशन को इंटरप्रिटेट करता है कि क्या आप जिस काम के लिए आपको लिया जाना है उसके लिए सुटेबल हो या नहीं। तो उसमें अगर आप कोटेशन लिखोगे या यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइजेज इन द ईस्ट, आप पहले व्यक्ति तो नहीं है जो लिख रहे हैं, आप गैलीलियो तो नहीं है जो कह रहे हैं इट इज नॉट द सन बट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, आप वो तो नहीं हो। आपको अगर सन के बारे में कुछ कहना है, ऐसा कोई जो आपका सन के बारे में, द लाइफ इन दिस प्लेनेट will not be, we cannot imagine, नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही सही सेंटेंस है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। पहली चीज, so long you express in a way that your attitude for that word is explained or understood. We cannot, our biosphere, one of the important ingredient is sun. Life in planet Earth is unimaginable without the presence of sun. इस तरह से कोई इतना लंबा सेंटेंस ना लिखे, सेंटेंस कंप्लीट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, जरूरी नहीं है, जब तक आप जो बोलना चाह रहे हो वो क्लियर हो जाए, पढ़ने वाले को वो समझ में आ जाए। तो ये TAT और WAT ज़्यादा वो टेस्ट है जिससे साइकोलॉजिस्ट अपने प्राइमरी डेटा इकट्ठे करते हैं, क्योंकि TAT कंप्लीटली अनकॉन्शियस लेवल पे है और WAT सेमी कॉन्शियस में है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक कैंडिडेट जिसने किस तरह से व्याख्या हो जाती, किस तरह से, मैं कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा और विषय भी बहुत पुराना है, करीब 30 साल पुराना है। एक कैंडिडेट जिसका बैकग्राउंड मुझे पता था, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि वो 7वीं 8वीं बार आया था मेरे बोर्ड में, और उसने कुछ, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि माता पिता में कुछ अनबन थी। तो एक वर्ड आया उसमें लव, WAT में, आई लव माई मदर, और एक वर्ड आया हेट, आई हेट माई फादर। कॉन्शियस लेवल में एक अगर आदमी ऐसा लिख रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये गलत है या सही है, मैं इज नो मॉरल इन्वॉल्व इन दिस। क्या ऐसे व्यक्ति को, द पर्सन हु इज नॉट अट्यून्ड विथ हिज पेरेंटल फिगर फॉर वट एवर रीजन,
यहाँ पर सिर्फ आपको लिया जा रहा है, आपके व्यक्तित्व के जो भी गुण आज जैसे हो उसके आधार पर लिया जा रहा है। आपकी परेशानी क्या है और क्यों है के ऊपर कोई बात नहीं है। तो विल बी अवेलेबल इन 2 मिनट्स। तो जरूरी है आपका जो भी बैकग्राउंड है, अगर ऐसा है, क्योंकि योर हेट्रेड फॉर योर फादर फिगर माइट बी ट्रांसफर टू हेट्रेड, और यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विथ योर पीपल इन अथॉरिटी। तो कोई भी संगठन नहीं चाहेगा कि आप अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अपने सीईओ या अपने बड़े अधिकारियों से हमेशा अनबन रहे। कुछ लोग का होता है, अब वो गलत है सही है ये विषय नहीं है। हमारे जिस काम के लिए हम आपको चुन रहे हैं उसके लिए आप सुटेबल नहीं हो। तो एनी ऑफ यू, हम में से बहुत से लोग हैं जिनको अपने माता पिता या परिवार के बड़ों से कोई मुश्किल रहती है, जनरेशन गैप वगैरह हम कहते हैं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन लगातार प्रैक्टिस कीजिए इसका भी और उसको कामयाब जरूर होंगे। तो कर्नल सर ने अपने इस पूरे वीडियो के अंदर एक एक बात बड़ी खुल के बताई है, और अगर आपने इसको फॉलो किया ठीक से, कर्नल सर के सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक से सुने, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगा। पूरी बात यहाँ पर हो चुकी है TAT WAT को लेकर के। आई होप कि वीडियो आपको आपके रिकमेंडेशन तक जरूर लेकर के जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कर्नल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मेरा जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।